ठीक है, कंटिन्यू करें आगे। चलो चैप्टर नंबर 2 जो हम अपने देख रहे थे उसके 3 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज। पेज नंबर और सेक्शन नंबर दोनों 68 है। ठीक है, बाईबैक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। छोटा सा टॉपिक है ये और मोस्टली आज कंप्लीट हो भी जाएगा। जितना आपको दिख रहा है उतना टफ नहीं है, इजी सेक्शन है। चलो अब पेज मत गिनो यार, थोड़ा तो ऐसे सरप्राइज एलिमेंट मेंटेन करो, देखो कितना आता है। ठीक है, तो बाईबैक की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये जो सिक्योरिटीज को बाईबैक करने की जो कंसेप्ट है उसका, वो क्यों ऐसा किया जा रहा है, कंपनी क्या कर रही है एग्जैक्टली। अब इसमें ये है कि जो शेयर्स कंपनी ने लोगों को ऑफर किए हैं वो शेयर्स आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, असेट है, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट के लिए तो एक लायबिलिटी भी बन जाती है, क्योंकि कैपिटल जितना वो रेज करेंगे उतना इन्वेस्टर्स को रिजल्ट्स भी देने पड़ेंगे। और इन्वेस्टर्स जो है वो इमोशन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं ना, वो आप कैलकुलेशन करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप अगर अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो आपके दिमाग में कैलकुलेशन होती है कि इतना रिटर्न तो निकलना चाहिए। अब कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो कितना एफर्ट कर रही है, सब अपनी जगह। ऑन पेपर कितना रिटर्न जनरेट करके दे रही है, कितना डिविडेंड मिल रहा है, ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बाईबैक का जो कंसेप्ट है वो यही बता रहा है कि अगर कंपनी को इन फ्यूचर कभी ऐसा लगता है कि हमने जो शेयर्स ऑफर कर रखे हैं मार्केट में वो ज़्यादा है, मतलब इतना पैसा हमें लोगों से अब चाहिए नहीं, क्योंकि हम जितना कमा रहे हैं और जितना फंड्स हमारे पास अवेलेबल है, मोर देन इनफ फंड्स है, और नियर फ्यूचर में ऐसा कोई लॉन्ग टर्म विजन भी हमारे दिमाग में नहीं है जहां हमें एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट करने का कोई बिजनेस आइडिया आ रहा हो, तो हम ये कर सकते हैं कि आप अपने शेयर्स वापस दे दो और अपना पैसा वापस ले जाओ। क्लियर ये चीज़। इससे क्या होगा, कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का बर्डन है वो भी कहीं ना कहीं कट डाउन हो जाएगा, बिकॉज जितने कम इन्वेस्टर होंगे फिर डिविडेंड भी तो उतना कम बांटना पड़ेगा और पर इन्वेस्टर प्रॉफिट भी ज़्यादा दिखेगा। तो इससे क्या होता है, अननेसेसरी कैपिटल जो आपने लोगों से रेज कर रखी है, ये कॉमनली अपने भी तो देख सकते हैं ना। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो, लोन लेके कोई एसेट परचेज कर रहे हो, अभी आपके पास अच्छे पैसे हैं, काफ़ी सेविंग्स हो गई है, तो भी आप लोन और इंटरेस्ट भरते रहोगे क्या? तो कॉमन लोन बोरोवर भी यही सोचता है कि यार एक्स्ट्रा पैसे बचे हैं, भर देता हूँ, मेरा लोन जल्दी खत्म हो। तो क्या है, जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ ना, वो इंटरेस्ट का कॉस्ट जो मंथली बेयर कर रहा हूँ वो कट डाउन होना स्टार्ट हो जाए। कंपनी भी यही सोचती है, जब पैसों की जरूरत ही नहीं उतनी तो फालतू में क्यों उनको डिविडेंड देते रहना है। कंपनी के लिए ना वो डिविडेंड एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो अपने फाइनेंस में टर्म डिस्कस करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जितना आप कैपिटल रेज करोगे उसका कॉस्ट देना पड़ेगा, या तो डिविडेंड के फॉर्म में या फिर इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो उसको कट डाउन करने के लिए हम बाईबैक कर सकते हैं। तो ये बाईबैक की जो स्कीम है, इसको कैसे यहाँ पे एडमिनिस्टर किया जा रहा है कंपनीज एक्ट में, उसके ऊपर अपने बात करें। क्लियर। तो सेक्शन नंबर 68 है आपका बाईबैक के लिए। अलग अलग सब सेक्शंस में आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है, तो बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इंस्टीट्यूट के फेवरेट टॉपिक्स में से आता है। बहुत बार बहुत पेपर्स में पहले कंपनी लॉ में बाईबैक वाला आंसर रिपीट हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए, तो स्किप करने जैसा टॉपिक तो बिल्कुल नहीं है। बाईबैक के जो सोर्सेज बता रखे हैं, मतलब पैसा कहाँ से आएगा, बाईबैक करने का मतलब लोगों को पैसा लौटाना है ना, तो आपके पास फंड्स भी तो अवेलेबल होने चाहिए। उसके लिए ऑप्शंस क्या है, फ्री रिजर्व्स। आपके पास पड़े हैं पैसे फ्री रिजर्व्स में, तो यूज कर लो। दूसरा ऑप्शन है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ये आपके सेक्शन 52 से लिंक हो जाएगा। वहाँ आपने जो आंसर पढ़ा था यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, उसमें था कि इट इज़ यूज्ड फॉर बाईबैक अंडर सेक्शन 68। तो ये बात यहाँ पे टैली हो रही है। इस सेक्शन में भी सेम चीज़ लिखी कि आप जब बाईबैक कर रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम का फंड यूटिलाइज कर सकते हो, अलाउ किए। तीसरा बोला है प्रोसीड्स ऑफ एनी अदर शेयर्स। किसी और टाइप की सिक्योरिटी इशू करना चाहते हो और यहाँ पे ऑलरेडी पैसे एक्स्ट्रा है, तो भाई दूसरी सिक्योरिटीज ऑफर कर दो, प्रेफरेंस है, डिबेंचर्स है, डेट सिक्योरिटीज है, वो ऑफर कर दो, वहाँ से पैसा लेके आप बाईबैक कर लो, वो भी हो सकता है। तो एक शिफ्टिंग हो गया ना, एक टाइप की सिक्योरिटी से दूसरे टाइप की सिक्योरिटी पे हम शिफ्ट हो गए, तो वो भी पॉसिबल है। तो कोई और प्रोसीड्स आए, कहीं से पैसा आया सिक्योरिटी ऑफर करके, उन पैसों से आपने ये वाले शेयर्स को बाईबैक कर लिया, ये भी हो सकता है। तो डेट और इक्विटी का भी जो रेशियो होता है कंपनी में, इक्विटी और प्रेफरेंस का भी जो रेशियो होता है, उसको भी बैलेंस करने के लिए बाईबैक का यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शन रहेगा। रिसेंटली अभी लास्ट 2-3 महीने पहले टीसीएस कंपनी ने बाईबैक किया था और काफ़ी बड़ा बाईबैक था, तो अराउंड कुछ एग्जैक्ट अमाउंट था नहीं, 18,000 करोड़ या ऐसा कुछ था। तो 18,000 करोड़ रुपीज़ उन्होंने मार्केट से वापस ले लिए, जो इन्वेस्टर्स ने उनको दिए थे, मतलब पैसे वापस कर दिए और शेयर वापस ले लिए। तो इन शॉर्ट ऐसा हुआ कि उसका एक प्राइस डिटरमाइन कर दिया था, 4500 रुपीज़ वो दे रहे थे एक शेयर होल्डर को, एक शेयर वापस करने पे, और उनका मार्केट प्राइस तब कुछ अंडर 4000 था। तो जिस भी इन्वेस्टर के पास शेयर पड़े थे, किसी ने 3000 पे लिया होगा, किसी ने 3500 पे लिया होगा, उसको कंपनी बैठे बैठे 4500 रुपीज़ दे रही थी। तो इसका जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इन्वेस्टर को प्रॉफिट भी हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ये कंडीशंस थी। फिर कुछ प्रोविजो में बोला हुआ है, वो भी देख लेते हैं। हाउएवर, नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज कैन बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इश्यू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स और सेम काइंड ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। मतलब जो सिक्योरिटी आप बाईबैक करना चाहते हो, जैसे इक्विटी शेयर, तो एक अगर आपको बोला है कि कोई दूसरे
मतलब सिक्योरिटीज इशू करके भी आप पैसा रेज कर सकते हो, तो आप सेम सिक्योरिटी इशू करोगे, एक तरफ इक्विटी ऑफर कर रहे हो, दूसरी तरफ से इक्विटी बाईबैक करो, क्या फायदा हुआ उसका? तो अगर आप कोई डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो और उसके बदले आप इक्विटी बाईबैक कर रहे हो तो समझ में आता है, उसका कोई सेंस बनता है। सेम सिक्योरिटी के लिए आपको ये चीज नहीं करनी, तो ये रिस्ट्रिक्शन ऑब्वियस था, कॉमन सेंस वाला था। क्लियर ये? ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। चलो हाँ, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलो बातें नहीं, तो प्रोविजो हमने देख लिया कि जो अगर आप सेल प्रोसीड्स यूज करना चाहते हो तो सेम टाइप ऑफ सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, और ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसका ध्यान रखना। आगे अल्टीमेटली उसका आउटकम यही है कि आपको बाईबैक करना है तो आपके पास सफिशिएंट फंड्स और पैसे अवेलेबल होने चाहिए, उसके बिना तो ऑब्वियसली बाईबैक नहीं हो पाएगा। एक्सप्लेनेशन जो नीचे दे रखा है ना, जैसे मैंने आपको बोला था सेक्शन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन आता है, अपने वो इंटरप्रिटेशन में बात करते थे, वही चीज़ है। फ्री रिजर्व जो ऊपर वर्ड यूज किया था, उस फ्री रिजर्व का क्या मतलब है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया, देख लेते हैं। सच रिजर्व्स विच एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी are available for distribution as dividend, provided that any amount representing unrealized gains, notional gains, revaluation of asset, whether shown as a reserve or otherwise, or any change in the carrying amount of any asset or liability. इन शॉर्ट ये बोला हुआ है कि जो भी फिक्टिशियस रिजर्व्स होते हैं, टर्म कभी सुना आपने? फिक्टिशियस रिजर्व्स, ऐसे रिजर्व जो ऑन पेपर दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअल में उनमें कोई पैसा है नहीं, तो ऐसे रिजर्व्स को आप बाईबैक के लिए यूज कर पाओगे। जैसे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व अगर आप क्रिएट करते भी हो तो उसमें किसी ने पैसा तो आपको दिया ही नहीं है ना, तो वो रिजर्व आप कैसे बाईबैक के लिए यूज कर सकते हो? तो फ्री रिजर्व जब भी हम कंसीडर करेंगे उसमें कोई भी नोशनल गेन, अनरियलाइज गेन या फिर कोई ऐसा रीवैल्यूएशन जो फिक्टिशियस है उसको आपको इंक्लूड या कंसीडर नहीं करना। ये भी ऑब्वियस ही बात है, आप कंसीडर कर भी लोगे तो पेमेंट करते टाइम पैसे ही नहीं होंगे आपके पास, समझ आ गया? तो उसको अपने यहाँ पे इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगला सबसेक्शन जो है बड़ा सिंपल, ऑथराइजेशन। बाईबैक करना है तो ऑथराइजेशन तो चाहिए। पहला ऑथराइजेशन कहाँ होना चाहिए? आर्टिकल्स में, तो आपको पता ही है, तो वर्ड हाईलाइट कर लो, आपको वैसे ही याद आ जाएगा। फिर इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करेंगे आपस में कि भाई बाईबैक करना है, बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा कि हाँ भाई बाईबैक करने की नीड है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने के बाद शेयर होल्डर से भी तो पूछना पड़ेगा, तो शेयर होल्डर से भी रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, दैट इज अ स्पेशल रिजोल्यूशन। तो ये तो कॉमन प्रोसीजर है जो हर जगह हमें देखने को मिल रहा है, कुछ नया नहीं है। अच्छा, अगर लिस्टेड कंपनी है आपकी तो उसमें बोला कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेने के लिए तरीका क्या यूज करना चाहिए? पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट पे अपने पहले ही बात कर चुके हैं, घर पे लेटर आएगा और आपसे वोट मांगा जाएगा, और पोस्टल बैलेट जहाँ पे वर्ड यूज होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ई वोटिंग या रिमोट ई वोटिंग आई जाता है, तो ईमेल के थ्रू भी आपका वोट लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन सबसेक्शन 2 का पार्ट है ये। इसमें इन्होंने एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन कंपनी के मैनेजमेंट को भी दिया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ बाईबैक। ऐसा बोला है कि अगर कंपनी अपनी टोटल पेड अप कैपिटल का अप टू 10% हिस्सा अगर बाईबैक कर रही है, एक नॉमिनल परसेंटेज, तो वहाँ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना, शेयर होल्डर से रिजोल्यूशन पास करवाना, उसकी नीड नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रिजोल्यूशन पास करेंगे वो भी मोर देन इनफ रहेगा और उसके बेस पे भी बाईबैक हो सकता है। लेकिन अगर 10% ऑफ योर कैपिटल से ज़्यादा बाईबैक करना चाहते हो, टोटल अप टू 25, तो उस सिचुएशन में स्पेशल रिजोल्यूशन मैंडेटरी है, और 25 से ऊपर जाना पॉसिबल नहीं। तो एट अ टाइम मैक्सिमम जो बाईबैक हो सकता है वो आपकी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का 10 या 25% इतना हो सकता है, 25 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? तो किससे अथॉरिटी लेनी है ना, वो मैटर करेगा। अप टू 10% है तो बोर्ड रिजोल्यूशन इज इनफ, 25 तक जाना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन जरूरी है। क्लियर? ठीक है, तो ये जो चार्ट में दे रखा है ना ऊपर 2 पॉइंट्स वही लिखे हुए हैं सेम। नेक्स्ट सबसेक्शन 3, ये आपको पता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, आगे भी वही चल रहा है। रूल 17 आप देख रहे हो, उसमें भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या डिस्क्लोजर्स होने चाहिए उसकी बात हो रही है। इसमें मेजॉरिटी पॉइंट्स बहुत ही इजी और सिंपल है, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं आपको टेक्निकल चीज़ें डायरेक्टली समझा देता हूँ तो बाकी का रीडिंग में कंप्लीट हो जाएगा। आप डायरेक्टली देख लो, जो जे पॉइंट दे रखा है, आई तक तो कुछ है ही नहीं नया उसमें, जे पॉइंट में आप देख लो उसमें क्या नया बोला है वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑल दीज आर डिस्क्लोजर्स टू बी मेड इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो आप नोटिस के साथ भेज रहे हो फॉर स्पेशल रिजोल्यूशन एंड जनरल मीटिंग। इसमें बोला द एग्रीगेट शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स एंड ऑफ द डायरेक्टर्स of the promoter, okay, and where the promoter is a company and of the directors and the KMP as on the date of notice convening the general meeting। in short यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जिस दिन आप जनरल मीटिंग रखने वाले हो उसके पहले आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये बता दो कि एज ऑन टुडे या करंटली जो भी टोटल पेड अप कैपिटल है कंपनी की, उसमें डायरेक्टर्स के पास कितने शेयर्स हैं
और प्रमोटर्स के पास कितने शेयर्स हैं, और जो कंपनी के KMP होते हैं, की मैनेजरियल पर्सोनल, उनके पास क्या होल्डिंग है, उसकी पूरी डिटेल आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मेंशन करना, जिससे शेयर होल्डर के माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि भाई कितने शेयर हम रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हैं, कितने शेयर डायरेक्टर के पास, कितने प्रमोटर के पास, और जब बाईबैक हो रहा है तो सिर्फ हमारे शेयर बाईबैक किए जा रहे हैं या वो खुद भी अपने शेयर दे रहे हैं। ये सब चीजें क्लैरिफाई करने के लिए ये डेटा प्रोवाइड करना नेसेसरी है। ये फर्स्ट पॉइंट में बोला। नेक्स्ट बोल रहे हैं द एग्रीगेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स परचेज्ड और सोल्ड बाय द पर्सन मेंशन्ड अबव, जितने लोगों के नाम ऊपर फर्स्ट पॉइंट में लिए, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 months preceding the date of the board meeting at which the buyback was approved and from the date till the date of notice convening the general meeting। अब ये लास्ट 12 महीने में इन लोगों ने, डायरेक्टर ने, प्रमोटर ने, KMP ने, जो भी शेयर्स खरीदे या बेचे उसका डेटा भी चाहिए। अब ये क्यों मांग रहे हैं वो समझो। मैंने अभी आपको जो TCS का एग्जांपल दिया उसमें बाईबैक कितने पे हुआ, एक शेयर 4500 रुपीज पे बाईबैक कर लिया गया, मार्केट प्राइस तो तब 36-3700 थी। बैठे बैठे हर शेयर होल्डर का उस दिन के प्राइस के हिसाब से भी, जिस दिन बाईबैक अनाउंस हुआ, 900 रुपये का प्रॉफिट एक शेयर पे बुक हो गया। अब ये जो बाईबैक वाली बात है ये कंपनी के मैनेजमेंट में तो अंदर अंदर चली रही होती है। अब जैसे बाईबैक की बात सामने आती है कि एक हिंट मिल जाए तो डायरेक्टर, प्रमोटर, KMP क्या करेंगे, खुद भी और शेयर बाई कर लेंगे कि बाईबैक में फिर अपने को भी ज्यादा पैसे मिलेंगे ना, तो कुछ पैसा हमारा भी प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो वो जरूरी नहीं कि वो इलीगल ही हो, रूल्स के हिसाब से चलेंगे, वो इनसाइडर ट्रेडिंग और ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के चलेंगे तो आप लीगली भी बाई कर सकते हो। और हो सकता है आपने कैजुअली बाईबैक किया हो और बाईबैक की परचेज किया हो और बाईबैक की न्यूज सुन के नहीं, आपने नॉर्मली इन्वेस्ट किया हो, क्योंकि प्रमोटर्स भी अपना स्टेक कंपनी में प्लस माइनस करते रहते हैं, तो दैट इज नॉट ऑलवेज इलीगल। बट इस बात की पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टर्स को दी जानी चाहिए जब बाईबैक के लिए उनको पूछा जा रहा है, तो ये बात भी वो पूछेंगे और ये बात बताना जरूरी। क्लियर। नेक्स्ट, द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस एट विच दीज परचेजेस वर मेड। तो ये जो इन्होंने परचेज किए ना लास्ट 12 महीने में, वो कम से कम कितने प्राइस पे, कितने सस्ते में शेयर खरीदे, कितने महंगे में खरीदे, प्राइस का डेटा भी बाकी इन्वेस्टर्स को मिलना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई चीटिंग या कोई फ्रॉड वाली सिचुएशन हो जाए। ये सब एक्सप्लेनेशन जरूरी है। आगे देखें के पॉइंट में, इफ द पर्सन मेंशन्ड इन सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज J, वही 3 लोगों की बात हो रही है, इंटेंड टू टेंडर देयर शेयर्स फॉर बाईबैक, द क्वांटम ऑफ शेयर्स प्रपोज टू बी टेंडर्ड, द डिटेल्स ऑफ देयर ट्रांजेक्शंस एंड देयर होल्डिंग्स फॉर द लास्ट 12 months, ये सब चीजें आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, KMP, क्या वो लोग बाईबैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या ये बाईबैक सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स से हो रहा है, वो क्लियर करो। और अगर वो बाईबैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो अपने कितने शेयर्स देने को रेडी है, उसमें से कितने उन्होंने लास्ट 12 महीने में खरीदे और कितने उससे पहले से होल्ड कर रहे थे, ये सब कुछ क्लियर करना नेसेसरी होगा। ठीक है, समझ आ गया। तो इन्फॉर्मेशन ही तो देनी और क्या करना, और ये डेटा प्रोवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है ना, इजीली अवेलेबल होगा। बाकी के पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो L पॉइंट है उसमें डिपॉजिट्स के डिफॉल्ट्स की बात हो रही है, डिफॉल्ट्स नहीं होने चाहिए, और M पॉइंट में भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यही 2 पॉइंट्स थे जो थोड़ा टिपिकली एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। आगे भी देख लेते हैं, अगर और कोई पॉइंट है ऐसा तो बता देता हूँ। ये जो M पॉइंट चल रहा है ना अपना पीछे वाले पेज से, उसी में वो स्टोरी आगे, उसमें 1, 2, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। मैं उसकी ओवरऑल समरी बता देता हूँ। ओवरऑल समरी ये है M पॉइंट की कि कंपनी अगर बाईबैक के लिए जा रही है तो वो अपने इन्वेस्टर्स को ये अश्योर कर रही है, और जो बाकी आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने हमें डेट दे रखा है, लोन्स दे रखे हैं, बैंक्स है, सबको ये अश्योरिटी दे रही है कि भाई अगर हम बाईबैक कर रहे हैं ना तो ये बाईबैक का इंटेंशन ये नहीं है कि हम डेट ओनर्स को चीट करना चाहते हैं। ठीक है ना, डेट होल्डर्स को ये टेंशन हो जाती है कि बाईबैक का मतलब शेयर होल्डर्स अपना पैसा कंपनी में से निकाल रहे हैं, तो कल को हमारा उधार चुका पाएंगे या डिफॉल्ट कर जाएंगे, ये पहले पता करो। तो उनको टेंशन होता है, सॉल्वेंसी है या नहीं वो टेंशन होता है। तो M पॉइंट में यही बोला है कि हम अश्योर कर रहे हैं कि भाई हमारे पास बाईबैक करने के बाद भी उतना पैसा रहेगा कि आप में से हर किसी का पेमेंट आपको टाइम पे मिल जाएगा, और ये अकाउंट्स के बेस पे ही हम बोल रहे हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बाईबैक तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि इतना सरप्लस पैसा पड़ा है हमारे पास कि हम वापस कर सकते हैं। इसमें बाकी के डेट ओनर्स को कोई टेंशन लेने की बात नहीं। आपके सारे फंड्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट होता रहेगा, रीपेमेंट भी होता रहेगा। तो सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अब जब लैंग्वेज पढ़ोगे ना आपको, तो ये पॉइंट अपने आप रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट भी आपको पता है, रिपोर्ट एड्रेस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय द कंपनीज ऑडिटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बोर्ड्स रिपोर्ट नहीं है, यहाँ पे ये है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बाईबैक की तरफ जाने से पहले कंपनी के ऑडिटर्स और जो अकाउंटेंट्स हैं उनसे भी डिस्कशन किया, उनसे भी रिपोर्ट्स ली कि अगर हम ये बाईबैक करते हैं तो क्या हमारी कंपनी पे इन फ्यूचर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने का सेट तो नहीं है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पॉजिटिव अश्योरेंस दिया कि आप आगे बढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात भी हम शेयर होल्डर्स को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं कि भाई एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के बाद ही हमने बाईबैक का डिसीजन लिया है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आगे समझ में, तो ये यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी। ओके।
तो ये आपका फर्स्ट सब रूल कंप्लीट। सेकंड में क्या बोला है, हेडिंग्स वाले ही पॉइंट है, लेटर ऑफ ऑफर टू बी फाइल्ड विद आरओसी बिफोर बाईबैक। ये जो ऑफर लेटर शेयर होल्डर को भेजते हैं ना कि हम बाईबैक ऑफर कर रहे हैं, एक लेटर आता है आपको या ईमेल आएगा, वो ऑफर लेटर मेंबर्स को फॉरवर्ड करने से पहले आरओसी में सबमिट करना पड़ेगा फॉर वेरिफिकेशन। वो अप्रूवल देंगे, फिर आप शेयर होल्डर्स को फॉरवर्ड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर टू द शेयर होल्डर्स, आजकल तो ईमेल पे आता है तो डिस्पैच वाली बात है नहीं, लेकिन अगर फिजिकली आप डिस्पैच कर रहे हो तो उसके लिए डेडलाइन है। लेटर ऑफ ऑफर शैल बी डिस्पैच टू द शेयर होल्डर्स और सिक्योरिटी होल्डर्स इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग द सेम विद आरओसी, बट नॉट लेटर देन 21 डेज फ्रॉम इट्स फाइलिंग विद आरओसी। तो आरओसी के साथ फाइल करने के अगले 21 डेज में आपको मेंबर्स को फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा टाइम आप नहीं लगा सकते। बाईबैक ऑफर कितने दिन तक ओपन रहेगा, मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज। आपको अप्लाई करना होता है ना कि हाँ मैं अपने शेयर बाईबैक के लिए देने में इंटरेस्टेड हूँ। आप नहीं इंटरेस्टेड हो तो हो सकता है कि फिर आपके शेयर बाईबैक ना हो, तो एप्लीकेशन पे रहेगा, तो 15 से 30 दिन का आपको सोचने का टाइम मिलेगा, उस बेस पे होगा। Where all members of a company agree, the offer of buyback may remain open for a period less than 15 days also। ये ऑप्शन भी है कि शॉर्टर ड्यूरेशन में भी प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है, मेंबर्स अग्री करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, पोस्ट बाईबैक डेट इक्विटी रेशियो। ये तो आपको आइडिया होगा, डेट और इक्विटी का रेशियो कंपनी की बैलेंस शीट में, कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट कितनी इक्विटी, उसका एक रेशियो मेंटेन करना होता है। यहाँ पे एक कंप्लायंस है, बाईबैक होने के बाद इक्विटी कम हो जाती है ना, ये तो समझ आ ही रहा है आपको, तो डेट और इक्विटी का जो रेशियो है वो चेंज होने वाला है। तो डेट इक्विटी का रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जितनी इक्विटी बचेगी उससे उसके सामने जो डेट होगा वो उससे 2 टाइम्स हो सकता है, उससे ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए। वेरी लेस इक्विटी एंड वेरी हाई डेट, ये प्रेजेंट करता है कि कंपनी के प्रमोटर अपना खुद का पैसा तो लगाते नहीं है, सारा पैसा उधार का यूज करते हैं, और कल को अगर बिजनेस में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो इनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, सारा नुकसान मनी लेंडर्स को और बैंक्स को होगा, तो वो थ्रेट रहता है। तो इक्विटी और डेट का एक हेल्दी रेशियो मेंटेन करना जरूरी। तो वो कितना बोला, 2:1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब 3:1 नहीं होना चाहिए, 2 से कम होगा तो चलेगा। ठीक है, तो ये पोस्ट बाईबैक बोला है, पोस्ट बाईबैक ध्यान रखना पड़ेगा, बाईबैक से पहले नहीं, बाईबैक के बाद ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो, कोई कंफ्यूजन यहाँ था, समझ आया? नेक्स्ट कंडीशन, हेडिंग वाला ही पॉइंट, जो भी सिक्योरिटीज आप बाईबैक करोगे वो फुल्ली पेड अप होनी चाहिए, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप मल्टीपल टाइम्स बाईबैक कर रहे हो तो 2 बाईबैक के बीच में कुछ टाइम गैप मेंटेन करना पड़ेगा, 1 ईयर का। ठीक है, और बाईबैक का प्रोसीजर शुरू करते ही उसको कितने टाइम में खत्म करना है, 1 ईयर में। वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके 1 साल में प्रोसेस करना पड़ेगा, नहीं तो रिजोल्यूशन लैप्स हो जाएगा और फिर से आपको फाइल करना पड़ेगा, इसीलिए तो वही सेम ड्यूरेशन आ रही है। बाईबैक के तरीके क्या हैं, किससे शेयर जाके मांगे, कौन शेयर वापस करेगा, तो उसके अलग अलग ऑप्शंस। या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से प्रो रेटा बेसिस में बाईबैक कर लो। आपको लग रहा है कि सारे शेयर होल्डर्स को अगर हम ऑप्शन देंगे तो कोई बाईबैक के लिए शायद ना माने, तो फिर कंपलसरी कर दो कि भाई हमें ना टोटल शेयर कैपिटल का 10% हिस्सा बाईबैक करना है, तो जिसके पास जितने शेयर हैं उसका 10% हिस्सा कंपलसरी बाईबैक होगा, ऐसा हो सकता है। तो आपके पास 1000 शेयर है ना, आपके 100 शेयर वापस खरीद लिए जाएंगे और उसका आपको पैसा मिल जाएगा। आपका होल्डिंग कितना बचेगा, 900। किसी के पास 100 शेयर है तो उसमें से 10 वापस ले लेंगे, 90 बचेंगे। सबके होल्डिंग में से कंपलसरी अगर 10% हम वापस ले लेते हैं प्रो रेटा प्रोपोर्शनल बेसिस पे, तो ओवरऑल टोटल 10% कैपिटल वापस आ जाएगी। तो ये अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है। दूसरा क्या है, ओपन मार्केट। जैसे आप एक कंपनी के शेयर खरीदते हो, कंपनी खुद भी अपने शेयर मार्केट से खरीद सकती है ना, कोई बेच रहा होगा कंपनी खरीद लेगी। तो ओपन मार्केट से परचेस करने में ना मार्केट प्राइस पे परचेस होता है, तो वहाँ पे प्रीमियम नहीं देना पड़ता, वो बचत हो जाती है कंपनी की। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डायरेक्ट ऑफर करोगे तो वो लो प्राइस में तो देंगे नहीं, मार्केट प्राइस से ज़्यादा ही मांगेंगे। तो अगर कंपनी के पास हेल्दी प्रॉफिट्स और रिजर्व अवेलेबल है तो वो हैवी प्राइस पे प्रीमियम पे कर देती है। अदरवाइज क्या होगा, मार्केट से जाके खुद ही खरीद लो, खरीदने के बाद कैंसिल कर दो, हो गया ना बाईबैक। तो ये भी एक रास्ता होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, एम्प्लॉयज को पकड़ो, स्वेट इक्विटी ईसॉप वाले, वैसे ही बैठे थे लॉक इन का वेट करते हुए, कब खत्म होगा बेचेंगे, लो सामने से ही मांग रहे, दे दो, प्रीमियम पे आपको पैसा मिलेगा। तो वो भी एक ऑप्शन है। तो जहाँ जहाँ पे शेयर पड़े हुए हैं उन सब में से किसी भी तरीके से आप अगर बाईबैक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, ये तो वही हो गया डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी विद सेबी एंड आरओसी। मैंने अभी आपको बताया सॉल्वेंसी का मतलब कि इस बाईबैक से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हेल्दी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, सॉल्वेंट है। ये बात आरओसी को भी बता दो, और लिस्टेड हो तो सेबी को भी बता दो। सेबी अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर देती है, सारे इन्वेस्टर्स पढ़ लेते हैं, मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, तो ये दोनों को आपको इन्फॉर्म करना है। फॉर्म नंबर क्या है वो बोला हुआ है, डायरेक्टर्स के साइन है वो बोला हुआ है। तो ईजी आंसर है, सिर्फ रीड आउट करना है उसको और कुछ नहीं। अच्छा, उसमें लास्ट पॉइंट देख लेना, बता ही देता हूँ, पढ़ोगे तो सही। आप जो सॉल्वेंसी की बात कर रहा हूँ उसमें गारंटी कौन ले रहा है, कंपनी के डायरेक्टर्स। एफिडेविट फाइल करना पड़ता है
कि भाई सॉल्वेंसी रहेगी। अब लाइफ टाइम गारंटी लेंगे, 5 साल बाद कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो गई तो बोलो 5 साल पहले आपने बोला था बाईबैक के टाइम पे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब देखो क्या हो गया। डायरेक्टर बोलेंगे 5 साल पहले की बात है, हमको ऐसे भविष्य थोड़ी बताते हैं कि कंपनी कितने साल में बंद हो जाएगी या कब तक चलती रहेगी। तो जो सॉल्वेंसी की बात है वो तो उस टाइम पे थी ना कि बाईबैक होने के बाद इमीडिएटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप जो सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन या कमिटमेंट दे रहे हो दैट इज एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, उससे ज़्यादा नहीं, या मैक्सिमम फॉर 1 ईयर बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इस पॉइंट में ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी कि डायरेक्टर्स एफिडेविट देते हैं, स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं कि हम ये अग्री कर रहे हैं कि कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होगी, बाईबैक होने दो। तो वो कमिटमेंट कब तक का होगा? अगले 1 साल का, क्योंकि इसका इफेक्ट अगर समझ में आना है तो 1 साल में तो समझ आ ही जाएगा। अगर उसके बाद कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है फॉर एनी अदर रीजन तो उसमें डायरेक्टर्स को इस पॉइंट के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। कोविड वाली सिचुएशन आ गई तो डायरेक्टर्स को थोड़ी ना पता था ऐसा होने वाला है। तो अनसर्टेनिटी जहाँ पे है वहाँ आप किसी को लाइफ टाइम के लिए गारंटी नहीं मांग सकते, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए हो सकती है। तो ये पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट, जो सिक्योरिटीज आपने बाईबैक कर ली, हो चुका बाईबैक कंप्लीट, तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स की बात हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा? उन फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। एग्जिस्टेंस खत्म, कहीं वापस किसी के पास सर्कुलेशन में ना आ जाए, कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। तो 7 डेज के अंदर आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो जैसे ही आपने बाईबैक पूरा कर लिया। डीमैट में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, सिर्फ एंट्री डिलीट करनी है सॉफ्टवेयर में से और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन और फर्दर इशू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। देखो अभी अभी आपने बाईबैक किया कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेयर्स का, 2 महीने बाद और शेयर फिर से लॉन्च कर दिया, फिर से पैसा रेज कर लिया, तो ये कुछ ऐसे फालतू का फिर मेहनत नहीं होगी बाईबैक वाली? बाईबैक किया, इतना खर्चा किया, प्रीमियम पे लोगों को पैसे दिए, फिर वापस पैसे मंगवा रहे हो। तो जब मंगवाने ही थे तो बाईबैक क्यों किया? समझ में आ रहा है? तो एक रिस्ट्रिक्शन है, एक बार बाईबैक किया तो सेम सिक्योरिटीज फर्दर फिर से इशू करनी हो तो कुछ टाइम तक आप नहीं कर सकते, और वो रिस्ट्रिक्शन कितना है? 6 मंथ्स का। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप वापस से सेम सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस का मतलब कर सकते हो, पर कौन से केस में? जैसे बोनस इशू है, बोनस इशू इज डिफरेंट थिंग, वो आप पैसे थोड़ी ना रेज कर रहे हो और रिजर्व पड़े हैं आपके पास, तो वो एक अलग बात है, वो आप कर सकते हो, भले 6 महीने के अंदर अंदर कर लो। फिर एक होता है कन्वर्जन ऑफ वारंट्स या डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज। वारंट का मतलब एक बेरर इंस्ट्रूमेंट है, वो शेयर सर्टिफिकेट के जैसा ही है लेकिन उस पर किसी का नाम नहीं है। जैसे एक बेरर चेक नहीं होता, नेम वगैरह का चेक जिसको मिल गया उसका। वारंट है ना, पहले ऐसे ही ट्रेड करते थे जब डीमैट नहीं था। आजकल लोग शेयर्स में ट्रेडिंग डीमैट करते हैं, पहले फिजिकल शेयर्स होते थे ना तो वारंट घूमते थे, मतलब ब्लैंक शेयर सर्टिफिकेट, नाम नहीं है। आज अगर आपको मैंने वो सर्टिफिकेट दे दिया, वारंट दे दिया और आपसे पैसा ले लिया, शेयर आपके हो गए, आपने इमीडिएट किसी और को बेच दिया, उसके हो गए, क्योंकि सर्टिफिकेट में किसी का नाम ही नहीं, दैट इज वारंट। अब कोई वारंट लेके आया कंपनी में इस ड्यूरेशन में और बोला मुझे इसको ना सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके दे दो, मेरा नाम लिख के, मुझे आगे किसी को बेचना नहीं, तो वो कन्वर्जन करके देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसमें ये बाईबैक वाली कंडीशन बीच में नहीं आएगी, क्योंकि वारंट तो ऑलरेडी मार्केट में घूम रहे थे। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स, ये ईसॉप वाला पॉइंट, स्वेट इक्विटी, कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, क्योंकि वो तो पहले से कमिटेड होता है, तो ये सब चीज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है। सबसेक्शन 9 आपको पता है, रजिस्टर मेंटेन करना। सबसेक्शन 10 भी आपको पता है, रिटर्न फाइल करना। हर चीज का रिटर्न फाइल करना पड़ता है आरओसी में। अलॉटमेंट का भी रिटर्न फाइल करते हैं ना पीएएस 3 में, तो बाईबैक का भी करना पड़ेगा। बाईबैक करने के बाद बताना पड़ेगा कितने शेयर किसके किस प्राइस पे बाईबैक किए, वो डिटेल देनी पड़ेगी। इसमें फॉर्म नंबर SH15 है, उसमें कुछ सर्टिफिकेट की बात हो रही है। ठीक है, सर्टिफिकेट में आप ये सर्टिफाई कर रहे हो कि सारा बाईबैक हमने रूल्स के हिसाब से किया, और जो रिटर्न आप फाइल कर रहे हो उसका SH11 फॉर्म है। तो 2 फॉर्म आपको यहाँ पे भरने होते हैं। टाइम लिमिट क्या बोलिए? नहीं, उसमें जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हो ना कि हमने सारे कंप्लायंस फॉलो किए, वो डिक्लेरेशन, वो SH15, और जो आप बाईबैक का रिटर्न फाइल कर रहे हो एक्चुअली उसका फॉर्म SH11 होगा, दोनों चीजें साथ में होंगी। टाइम लिमिट 30 डेज बोली हुई है। सबसेक्शन 11 इज पेनल्टी। अगर इसमें कुछ आपने रूल्स ब्रेक किए तो पेनल्टी आपको याद रहे तो अच्छी बात है। अब एग्जाम में आंसर में आई और नहीं लिखा तो हाफ मार्क कट हो जाएगा, तो आप ट्राई कर सकते हो कि आपको याद रहे। मैं इंसिस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि पेनल्टीज नंबर्स हैं, कितनी बार याद नहीं भी होते, तो डिपेंड्स, आप ट्राई करो, याद होता है तो ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 68 पूरा कंप्लीट है आपका, चैप्टर 95% खत्म हो चुका है, 1-2 पॉइंट ही बचे। जो सेक्शन 69 है, ट्रांसफर टू एन एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये CRR वाला जो अकाउंटिंग में आप CRR बनाते हैं उसकी बात हो रही है। कंडीशन देख लेते हैं। When a company purchases its own shares out of free reserves or security premium, a sum equal to the nominal amount of the shares so purchased shall be transferred to CRR। मतलब प्रॉफिट्स में से बाईबैक करोगे ना अगर, तो जितना भी शेयर आप बाईबैक कर रहे हो उसकी जो फेस वैल्यू है
वो पैसा आपको पहले CRR में ट्रांसफर करना है और वहां से पेमेंट करना है, और जो प्रीमियम दे रहे हो वो तो प्रीमियम में से ही पेमेंट करने वाले हो, तो उसका टेंशन नहीं। तो सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो आप करते आए हो उसी की थियरी यहाँ पे लिखी है। क्लियर? लास्ट सेक्शन 70, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। रीजन बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स ना बाईबैक पढ़ते पढ़ते जब थक गए होते हैं ना, तो ये सेक्शन को छोड़ देते हैं लास्ट में, बोले एक आंसर है जाने दो, बाईबैक की पूरी स्कीम तो पता चली गई है। तो 68 सेक्शन पढ़ के अपने को लगता है चैप्टर हो गया, एग्जाम में अगर ये आंसर आ गया फिर आपको पता ही नहीं होगा क्या लिखना है। तो एक बार ध्यान से पढ़ना, उसको स्किप हो जाता है बहुत बार। सर्कमस्टांसेस विच प्रोहिबिट बाईबैक, ऐसे सर्कमस्टांसेस जहाँ पे बाईबैक को प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। क्या बोला हुआ है? फर्स्ट बोल रहे हैं कि आपको अगर बाईबैक करना है तो आप अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू नहीं कर सकते, आप अपनी खुद की कंपनी के थ्रू करो। आप अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू नहीं कर सकते, वो भी एक रिस्ट्रिक्शन रहेगा। तीसरा पॉइंट ऑब्वियस था, डिफॉल्ट वाला। अगर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और डेट्स पेमेंट में आपने डिफॉल्ट कर रखे हैं तो फिर आपको बाईबैक कैसे अलाउ कर सकते हैं? आप ही सोचो। मनी लेंडर्स का पैसा बाकी है, डिबेंचर होल्डर्स का पैसा रिडेम्पशन के लिए आपके पास देने को है नहीं, ऐसा आप बोल रहे हो, लेकिन शेयर होल्डर्स को उनका पैसा लौटा रहे हैं। तो आउटसाइडर्स का उधार बाकी है और मालिक अपना पैसा वापस लेके जा रहे हैं, चलेगा ही? वो बोलेंगे अगर इतना ही पैसा पड़ा है बाईबैक के लिए तो हमारे फंड्स क्लियर कर दो ना, वो क्यों नहीं कर रहे? तो ये ऑब्वियस था कि रिस्ट्रिक्शन आने ही वाला है। पर इसमें एक प्रोविजो लगा दिया। प्रोविजो में ये बोला द बाईबैक इज नॉट प्रोहिबिटेड इफ द डिफॉल्ट इज रेमेडीड एंड अ पीरियड ऑफ 3 years हैज लैप्स्ड। ये बाद में ऐड हुआ था। अगर आपने अपने डिफॉल्ट्स को सेटल कर दिया और उसके बाद 3 साल हो चुके हैं तो अब आप बाईबैक कर सकते हो। मतलब 3 साल का बैन लग जाएगा, वो भी कब से? जब तक आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करते, मतलब जब तक आपके डिफॉल्ट्स कंटिन्यू हो रहे हैं। बाईबैक की तो बात ही मत सोचना। डिफॉल्ट्स को सुधारने के बाद भी 3 साल तक के लिए आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहेगा, उसके बाद ही बाईबैक हो सकता है, ये कंडीशन। ये प्रोविजो भी काम आ सकता है, अगर सेक्शन में यूज कर सकते हैं पूछने के लिए। और जो सब सेक्शन 2 है ना, उसमें पैसों की बात नहीं हो रही, उसमें कंप्लायंसेस की बात हो रही है। ये जितने भी सेक्शन का यहाँ पे रेफरेंस है, इनमें से किसी भी सेक्शन के कंप्लायंसेस अगर आपके बाकी है, जैसे एनुअल रिटर्न्स फाइल करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ROC को हर साल सबमिट करना, ये सब ट्रांजैक्शंस में डिफॉल्ट करते आए हो, तो जब तक ये आप ठीक नहीं करोगे, जब तक ये डिफॉल्ट रहेंगे, बाईबैक की बात अपने नहीं सोच सकते। क्लियर? तो सब सेक्शन 2 जो है इट इज रिगार्डिंग कंप्लायंसेस, एंड सब सेक्शन 1 में मेजरली बात हो रही है अमाउंट की या पेमेंट की। ठीक है, तो 2 कंडीशंस रहेंगी। अच्छा, ये जो प्रोविजो था ऊपर 3 years वाला, सब सेक्शन 2 में नहीं है ना ऐसा कुछ? उसमें क्या बोल रहे हैं, जब तक फेलियर कंटिन्यू होगा या परमानेंट रिस्ट्रिक्शन है? देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि गलती सुधारने के इतने साल बाद आप बाईबैक कर सकते हो। तो सब सेक्शन 2 तो स्ट्रिक्ट है, अगर ये डिफॉल्ट हो गए तो बाईबैक कर ही नहीं पाओगे कभी। समझ में आ रहा है? इसमें गलती सुधारने का कोई मौका देने की बात की नहीं है। तो जो 3 years वाली कंडीशन थी, दैट वाज अ प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ओनली एंड नॉट सबसेक्शन 2। तो डिटेल्ड बात है, ध्यान रखना उसको। क्लियर? बस, तो बाईबैक वाली आपकी पूरी स्कीम यहाँ पे कंप्लीट। डिक्लेरेशन में कुछ नहीं बोला है, आप ये डिक्लेयर करो कि आज हम बाईबैक कर रहे हैं, बाईबैक हो जाने दो, बाईबैक के बाद कंपनी की हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, अगले 1 साल तक तो हम गारंटी दे रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इंसॉल्वेंसी नहीं आएगी। डायरेक्टर्स अगर अश्योर कर रहे हैं अगले 1 साल तक कंपनी में इंसॉल्वेंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आया तो हमारी पर्सनल लायबिलिटी, एफिडेविट देना पड़ता है।